हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हमारी जो क्लास 6th एनसीईआरटी अवर पास्ट वन की जो हिस्ट्री की बुक की सीरीज चल रही है, उसके चैप्टर 3 को हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, जो बात करता है अबाउट द अर्लीस्ट सिटीज़। यहाँ पर हम लोग इंडस सिविलाइजेशन या हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो दो पार्ट अभी तक हम लोग इस चैप्टर को देख चुके हैं और आज हम लोग थर्ड पार्ट में इस चैप्टर को देखेंगे और आज हमारा ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आज हम लोगों ने स्पेसिफिकली बात करनी है कुछ हड़प्पन सिटीज़ की जो गुजरात में है, उनके बारे में बात करेंगे और कैसे ये हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है वो ख़त्म हुई, है ना, ये इसका एंड हुआ, उसके बारे में हम जिक्र करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हम बात करेंगे अ क्लोजर लुक ऑफ हड़प्पन टाउन्स इन गुजरात। ठीक है, गुजरात में जो हड़प्पन टाउन्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। यहाँ पर एक शहर का जिक्र है, दैट इज धौलावीरा। धौलावीरा जो है वो कहाँ पर है? दैट इज इन खादर बेट। खादर बेट या जिसको खादर बेट भी कहते हैं, रण ऑफ कच्छ में ये पाई जाती है जगह, है ना। यहाँ पर काफ़ी सारे अमाउंट में फ्रेश वाटर और फर्टाइल सॉइल जो है वो प्रेजेंट थी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है धौलावीरा को लेकर, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट। हमने जैसे कुछ पुरानी हड़प्पन साइट्स के बारे में मेंशन किया पिछले दो पार्ट्स में, हमने देखा कि वो जो शहर हैं वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड थे। ठीक है, वेस्टर्न पार्ट जो है वो थोड़ा सा छोटा था, लेकिन उसका एलिवेशन ज़्यादा था, हाइट ज़्यादा थी। उसको क्या कहा गया था? दैट वाज नोन एज सिटाडेल। ठीक है, ये वेस्टर्न पार्ट में था। और ईस्टर्न पार्ट जो है दैट वाज लोअर टाउन, थोड़ा सा बड़ा था एरिया वाइज, बट उसका जो हाइट है वो छोटी थी, है ना। तो जनरली दो पार्ट में जो है ये डिवाइड होता था, एक सिटाडेल और एक लोअर टाउन। लेकिन धौलावीरा जो है वो तीन पार्ट में डिवाइडेड था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, धौलावीरा जो है वो तीन पार्ट्स में डिवाइडेड था और हर पार्ट जो है वो मैसिव स्टोन वॉल्स यानी कि बड़ी बड़ी पत्थर की दीवारों से हर पार्ट जो है वो सराउंडेड था, घिरा हुआ था। और एंट्रेंसेस जो है उसके लिए गेटवेज बने हुए थे। ठीक है, बड़े बड़े दरवाजे आप कह सकते हैं उस तरीके के बने हुए थे। साथ ही साथ यहाँ पर जो सेटलमेंट्स हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा ओपन एरिया देखने को मिलता है, जहाँ पर पब्लिक सेरेमनीज जो हैं वो हुआ करती थी। और यहाँ पर एक और चीज़ है कि हड़प्पन स्क्रिप्ट, ठीक है, लार्ज लेटर्स ऑफ द हड़प्पन स्क्रिप्ट जो है वो देखी गई हैं, दैट वर कार्व्ड आउट ऑफ वाइट स्टोन। ठीक है, वाइट कलर का पत्थर या कह सकते हैं आप, उससे ये कार्व की गई हैं और परहैप्स इनको लकड़ी के ऊपर, ठीक है, लकड़ी के ऊपर जो है वो इनले किया गया, मतलब लकड़ी के ऊपर जो है उनको लगाया गया है। ठीक है, ये एक बड़ी यूनिक फाइंडिंग है क्योंकि जनरली जितनी भी जो हड़प्पन राइटिंग्स की हमने बात की है वो स्मॉल ऑब्जेक्ट्स में जैसे कि सील्स वगैरह में देखने को मिली है, बट यहाँ पर जो राइटिंग मिली है वो काफ़ी बड़ी है। ठीक है, वाइट स्टोन के ऊपर कार्व की गई हैं और पत्थर के वाइट स्टोन के ऊपर कार्व की गई हैं और वुड यानी कि लकड़ी के ऊपर उनको जो है वो अटैच किया गया है। ठीक है, तो एक शहर तो ये हो गया, दैट इज धौलावीरा। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, गुजरात का शहर है। इसके बाद बात करते हैं एक और शहर की जिसका नाम है लोथल। ठीक है, लोथल जो है वो एक गुजरात में नदी है जिसका नाम है साबरमती। साबरमती नदी की ट्रिब्यूटरी के पास ये शहर बसा हुआ है, क्लोज टू द गल्फ ऑफ खंबात। ठीक है, वो ध्यान रखिएगा, ये वाला शहर है रण ऑफ कच्छ में, है ना, खादिर बेट में, दैट इज धौलावीरा। और लोथल जो है वो ट्रिब्यूटरी ऑफ साबरमती में गल्फ ऑफ खंबात के पास है ना। और ये ऐसे जगहों पर सिचुएटेड है जहाँ पर रॉ मटेरियल जैसे कि सेमी प्रीशियस स्टोन्स बहुत आसानी से मिल जाते थे, इजीली अवेलेबल थे। इसीलिए ये एक इंपॉर्टेंट सेंटर है फॉर मेकिंग ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ स्टोन, शेल एंड मेटल, क्योंकि यहाँ पर रॉ मटेरियल बहुत आसानी से मिलता था। तो इसलिए यहाँ पर जो है इन रॉ मटेरियल्स का जैसे स्टोन, शेल और मेटल्स का यूज़ करके इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो भी बनाए जाते थे, है ना। और साथ ही साथ ये जो है एक ऐसा शहर था जो स्टोर हाउस के रूप में भी यूज़ किया जाता था, मतलब यहाँ पर स्टोर हाउस भी थे, है ना। और कई सारी जो सील्स और सीलिंग्स है ना, सीलिंग्स मतलब द इंप्रेशन ऑफ अ सील ऑन अ क्ले, अभी ये क्या होता है आगे बताऊंगा मैं अगले पेज पे, है ना। ये यहाँ पर कि स्टोर हाउस में बहुत ज़्यादा पाई गई हैं। और यहाँ पर आपको जो इमेज दिख रही है ये बेसिकली लोथल का ही एक डॉकयार्ड है। ठीक है, ये एक बड़ा सा टैंक आपको दिखाई दे रहा है, ये डॉकयार्ड की तरह इसका इस्तेमाल किया जाता होगा। ठीक है, जहाँ पर जो रिवर चैनल्स हैं और जो सीज हैं वहाँ से बोट्स और शिप्स यहाँ पर आया करते थे। ठीक है, और इसका इस्तेमाल बेसिकली इस जगह का इस्तेमाल जो है वो गुड्स को यानी कि सामान को लोड और अनलोड करने के लिए किया जाता रहा होगा। तो ये ध्यान रखिएगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट फाइंडिंग है कि लोथल में क्या मिला है, एक डॉकयार्ड मिला है। ठीक है, डॉकयार्ड मिला है, मतलब ये डॉकयार्ड मिलने का मतलब क्या है, ये क्या इंडिकेट करता है कि ये जो है एक इंपॉर्टेंट
क्या रहा होगा? दिस वुड हैव बीन अ इंपॉर्टेंट ट्रेड सेंटर, ठीक है, ये व्यापार का एक इंपॉर्टेंट सेंटर जो है वो रहा होगा। दैट इज हम बात कर रहे हैं अबाउट लोथल इन गुजरात। क्लियर है बात? चलिए इसके बाद थोड़ा सा आगे देखते हैं। यहाँ पर यह लिखा गया है कि जो बिल्डिंग यहाँ पर पाई गई हैं वॉज प्रोबेबली अ वर्कशॉप फॉर मेकिंग बीड्स, ठीक है, वो जो बिल्डिंग यहाँ पर पाई गई है वो बीड्स बनाने की, मन के बनाने की कोई वर्कशॉप रही होगी, ठीक है। पीसेस ऑफ स्टोन, हाफ मेड बीड्स, टूल्स फॉर बीड मेकिंग एंड फिनिश बीड्स ऑल हैव बीन फाउंड हियर। तो इससे पता लगता है कि यहाँ पर कुछ पत्थरों के टुकड़े मिले हैं, ठीक है, कुछ आधी अधूरी बनी हुई बीड्स मन के मिले हैं, बीड बनाने की टूल्स मिले हैं, ठीक है, और फिनिश्ड बीड्स भी मिले हैं। तो ये सारी चीज़ें मिली है, तो उससे हम ये चीज़ पता लगा सकते हैं कि यहाँ पर बीड बनाने की कोई वर्कशॉप जो है वो रही होगी। क्लियर है बात? इसके बाद देखिए सील्स और सीलिंग्स क्या है उसको यहाँ पर मेंशन किया गया है। सील्स का इस्तेमाल जो है वो बैग्स और पैकेट्स को जिनमें कुछ सामान होता होगा और उन सामान को जब आप एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं तो उन पर स्टैंप लगाने के लिए उन सील्स का इस्तेमाल किया जाता होगा, ठीक है। देखो जब उस किसी बैग को क्लोज किया गया, उसको उसका जो ऊपर से मुंह है उसको बांधा गया, तो उसके नॉट पर क्या करा जाएगा? वेट क्ले यानी कि गीली मिट्टी जो है वो लगाई जाएगी, ठीक है, और उस गीली मिट्टी के ऊपर सील जो है वो प्रेस की जाएगी, है ना, और जो उस सील का इंप्रेशन उस गीली मिट्टी के ऊपर बनेगा उसी को कहा गया है सीलिंग। तो इससे फायदा क्या होगा? देखो जब सामान एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है और उस सामान के ऊपर जो लगी हुई ये सीलिंग है यानी कि जो इंप्रेशन ऑफ द सील है, अगर वो इंटैक्ट है, अगर उसमें किसी भी तरीके का कोई छेड़खानी नहीं हुई है या बिल्कुल वो लग रहा है कि जैसी सीलिंग वहां से आई है वो वैसी यहाँ पर पहुंची है, तो इससे ये चीज़ को श्योर होया जा सकता है कि जो सामान है वो बिल्कुल सही तरीके से पहुंचा है, इसमें रास्ते में किसी भी तरीके का कोई मतलब चोरी नहीं की गई है या कुछ सामान में मिलावट नहीं की गई है। वो सब चीज़ें आप मेक श्योर कर सकते हैं उस सीलिंग को देखकर कि अगर वो सीलिंग इंटैक्ट है तो, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा गया है कि सील्स जो है वो आज भी इस्तेमाल की जाती है, ठीक है, ये ऑब्वियस सी बात है कि आज भी सील्स का इस्तेमाल किया जाता है। और आज किस चीज़ के लिए सील्स का इस्तेमाल होता है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एंड की, कि ये जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है ये खत्म कैसे हुई, ठीक है। लगभग आज से 3900 ईयर्स अगो, यानी कि आप कह सकते हैं लगभग आपको जो टाइमलाइन बुक्स में मिलेंगी लगभग आप कह सकते हैं कि 1900 बीसी के आसपास जो है वो कुछ मेजर चेंज, कुछ बड़े बदलाव होने जो हैं वो शुरू होते हैं, ठीक है। लोगों ने इन जो शहर थे यहाँ पर जहाँ पर लोग रहा करते थे, लोगों ने वहाँ पर रहना धीमे धीमे बंद करना शुरू कर दिया, लोगों ने रहना छोड़ दिया, ठीक है। राइटिंग, सील्स एंड वेट्स वर नो लॉन्गर यूज्ड, इस तरीके के चीज़ों का जो कि पहले आप कह सकते हैं कि लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी के बहुत अहम चीज़ें हुआ करती थी, वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ें हुआ करती थी, लोगों ने अब उन चीज़ों का इस्तेमाल करना बंद कर दिया। इसके बाद रॉ मटेरियल्स ब्रॉट फ्रॉम लॉन्ग डिस्टेंसेस बिकेम रेयर, अब बहुत दूर से जो रॉ मटेरियल्स आया करता था वो आना भी बहुत कम हो गया है, ठीक है। मोहनजोदड़ो में हमें सड़कों के ऊपर गार्बेज पाइल्ड अप, ठीक है, कूड़े के ढेर मिलने शुरू होते हैं, ठीक है। जो ड्रेनेज है, ड्रेनेज सिस्टम जो था, जो नालियों का पूरा सिस्टम था वो अब टूटने लगता है और कुछ नए मकान बनते हैं लेकिन वो बहुत लेस इंप्रेसिव होते हैं, ठीक है, बहुत कम इंप्रेसिव देखने को मिलते हैं। और इवन ओवर द स्ट्रीट्स, मतलब जहाँ पर पहले सड़कें हुआ करती थी वहाँ पर अब मकान बनने शुरू हो गए। तो ये सारी चीज़ें क्यों हुई इसको लेकर कोई श्योरिटी नहीं है, ठीक है, कोई बिल्कुल क्लियर एविडेंस नहीं है कि ऐसा क्यों हुआ। कुछ स्कॉलर्स का ये मानना है, मतलब सबने अपनी अपनी अलग अलग थ्योरी दी है कि क्यों ये सिविलाइजेशन जो है वो खत्म हुई। कुछ का ये कहना है कि हो सकता है कि नदियां जो हैं वो सूख गई हों, ठीक है। कुछ ने ये भी कहा है कि डिफॉरेस्टेशन हो गया हो, है ना, कि जंगल वगैरह खत्म हो गए तो उसकी वजह से हो सकता है। अब ऐसा क्यों हुआ उसके पीछे भी उन्होंने ये तर्क दिया है कि जो ब्रिक्स है, ठीक है, जो ब्रिक्स के लिए, जो ब्रिक्स को बेक करने के लिए जो मतलब फ्यूल की ज़रूरत पड़ती थी उसके लिए हो सकता है कि जंगल काटे गए हों, या जो कॉपर ओर्स को स्मेल्ट करने के लिए यानी कि जो कॉपर को गर्म करके कॉपर निकालने के लिए जो प्रोसेस की जाती हो कॉपर स्मेल्टिंग, उसके लिए जो फ्यूल यूज़ होता हो, ठीक है, उसके लिए जंगल काटे गए, ये भी पॉसिबिलिटी है। या फिर जो ये कैटल, शीप और गोट्स के जो बड़े बड़े झुंड थे, जो लार्ज हर्ड्स थे, उन्होंने ग्रेस कर दिया तो उससे सारा का सारा जो ग्रीन कवर था, है ना, जो पास्चर्स थे, जो ग्रीनलैंड थी वो डिस्ट्रॉय हो गई, खत्म हो गई। कुछ जगहों पर हो सकता है कि फ्लड्स रहे हों, है ना। तो ये सारे सारे मतलब जो है वो अलग अलग जो स्कॉलर्स हैं उन्होंने अपने अपने
रीजंस बताए हैं कि क्या रीजंस हो सकते हैं। ठीक है, आप मेजर रीजंस ध्यान रखिएगा कि रिवर सूख गई, डिफॉरेस्टेशन हो गया, है ना, ये ग्रीन कवर जो है वो खत्म हो गया, कहीं पर फ्लड्स हो गई, कुछ ने अर्थक्वेक का जिक्र किया है, कुछ ने नेचुरल कैलामिटीज का जिक्र किया है, और कुछ ने ये भी कहा है कि जो आर्यंस हैं, ठीक है, आर्यंस के इन्वेजन की वजह से भी ये सिविलाइजेशन खत्म हुई है। लेकिन इनमें से कोई भी ऐसा रीजन नहीं है जो ये एक्सप्लेन कर पाए कि सारी के सारे शहर जो हैं वो कैसे खत्म हो गए। क्योंकि देखो ऑब्वियस सी बात है कि अगर फ्लड आया होगा या नदियां सूखी होंगी तो वो किसी एक पर्टिकुलर रीजन में हुई होगी। ऐसा तो नहीं है कि सारी नदियां एक साथ सूख गई, है ना, या सारे जगहों पर एक साथ फ्लड आ गया। तो वो कोई, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि कोई उसका सॉलिड एविडेंस हमारे पास नहीं है। ठीक है, पूरे के पूरे हिस्ट्री में कहीं ऐसा कोई एविडेंस नहीं है जो ये चीज़ बिल्कुल फुल प्रूफ बता सके कि ये जो सिविलाइजेशन है वो क्यों खत्म हो गई, है ना। हर स्कॉलर ने जो है वो अपने अपने हिसाब से उसके रीजंस बताए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर यह भी कहा गया है कि ये ऐसा लगता है कि रूलर्स का जो है वो कंट्रोल खत्म हो गया। ठीक है, तो इन एनी केस द इफेक्ट्स ऑफ द चेंज आर क्वाइट क्लियर। लेकिन कुछ भी हुआ हो, लेकिन जो भी बदलाव हुए हैं उनका वो देखने में बहुत लगता है कि मतलब बहुत क्लियर उनका इफेक्ट देखने को मिला है। जैसे कि वेस्ट पंजाब और सिंध के जो जगह हैं, ठीक है, वेस्ट पंजाब मतलब जो आज पाकिस्तान है, वहाँ के शहर जो है वो लोगों ने अबेंडन कर दिए। कई सारे जो मतलब जो लोग हैं वो नए जगहों पर स्मॉलर सेटलमेंट्स में इनटू द ईस्ट एंड साउथ, मतलब पहले तो ये नॉर्थ वेस्ट का रीजन था, अब यहाँ से लोग जो हैं वो ईस्ट की तरफ और साउथ की तरफ आना शुरू हुए हैं। तब अब ये चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जब हम ईस्ट की बात कर रहे हैं और साउथ की बात कर रहे हैं तो हम बेसिकली यहाँ से अब बढ़ रहे हैं टूवर्ड्स दी गंगा प्लेन की तरफ। ठीक है, और गंगा प्लेन को हम लोग मेंशन करेंगे जब हम बात करेंगे चैप्टर 5 में महाजनपदास की। ठीक है, अभी अभी नहीं जिक्र करेंगे, बट आप मतलब ये ध्यान रखिएगा कि हम किस रीजन की तरफ को बढ़ रहे हैं। ठीक है, हम ईस्ट की तरफ को बढ़ रहे हैं, गंगा प्लेन्स की तरफ बढ़ रहे हैं, और वहीं पर जो है वो महाजनपदास जो है वो इस्टेब्लिश होंगे। ठीक है, तो इसीलिए बताया गया है कि फिर नए शहर जो है वो लगभग इसके 1400 साल बाद, ठीक है, 1400 साल बाद का मतलब है लगभग आप कह सकते हैं कि 600 बीसी के आसपास से नए शहर बसना शुरू होंगे, और उनके बारे में हम लोग आगे के चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। चलिए, अब यहाँ पर एक और जगह का जिक्र है कि आप अपनी जो एटलस है उसमें इजिप्ट देखिएगा। इजिप्ट आपको मिलेगा अफ्रीका में। ठीक है, अफ्रीका में आप इजिप्ट देखिएगा, और इसमें यह बताया गया है कि ज़्यादातर का जो इजिप्ट है, मतलब ज़्यादातर जो इजिप्ट का रीजन है वो ड्राई डेजर्ट है। ठीक है, वहाँ से एक नदी बहती है, नाइल नदी है जिसको नील नदी कहते हैं। उसके आसपास का जो रीजन है वहाँ पर थोड़ा बहुत कुछ हरियाली है, लेकिन बाकी जगह पर ड्राई डेजर्ट देखने को मिलता है। लगभग 5000 पहले इजिप्ट में किंग्स जो हैं, जो राजा हैं, वो वहाँ के रूल किया करते थे, और वो किंग्स जो है अपनी आर्मीज को बहुत दूर दूर जगह भेजते थे। ठीक है, वहाँ से गोल्ड, सिल्वर, आइवरी, टिम्बर और इस तरीके के प्रीशियस स्टोन्स लाने के लिए। और वो जो रूलर्स हैं, ये जो किंग्स हैं, उनका एक ट्रेडिशन था, वो इस तरीके के बड़े बड़े टूम्स बनाया करते थे जिनको क्या कहा जाता था, पिरामिड्स। ठीक है, तो जब वो राजा मरते थे, जब वो मरते थे तो उनकी जो बॉडीज हैं उनको इन्हीं पिरामिड्स में बरी और प्रिजर्व किया जाता था। ठीक है, और यही जो बॉडीज हैं जिनको केयरफुली प्रिजर्व किया जाता था उनको कहते थे ममीज। ठीक है, यानी कि जो बॉडीज हैं, जो प्रिजर्व की हुई बॉडीज उनको कहते थे ममीज, और उन बॉडीज को जिस जगह पर, जिस टूम के अंदर प्रिजर्व करते थे, ये जो यहाँ पर आपको इस तरीके से दिख रहे हैं, ठीक है, ये बहुत फेमस है वैसे भी, इनको कहते हैं पिरामिड्स। ठीक है, अब इन राजाओं के साथ जब इनका बरियल होता था तो कई सारी चीज़ें, ऑब्जेक्ट जो है वो भी बरी किए जाते थे, जैसे कि फूड और ड्रिंक, ठीक है, क्लोथ्स, ऑर्नामेंट्स, यूटेंसिल्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, एनिमल्स, वेपन्स, ये सारी चीज़ें। और कभी कभार जो मेन और वेमेन इन राजाओं को सर्व करते थे उनको भी इनके साथ बरी कर दिया जाता था। ठीक है, तो ये अभी तक का सबसे एलॉबरेट बरियल्स है जो पूरे के पूरे दुनिया के इतिहास में देखा गया है। ठीक है, तो डू यू थिंक किंग्स वुड हैव नीडेड दीज थिंग्स आफ्टर डेथ? ठीक है, मतलब ये जो चीज़ें किंग्स के साथ बरी की गई हैं, तो आपको क्या लगता है कि इन चीज़ों की किंग्स को डेथ के बाद ज़रूरत होगी? तो मतलब ये एक तरीके से वही है जो आपको याद होगा, हमने पिछले चैप्टर में बात की थी कि लोग जो है वो लाइफ आफ्टर डेथ के ऊपर विश्वास रखते थे। तो यहाँ पर भी कुछ वैसा ही सिनारियो लग रहा है। ठीक है ना, लाइफ आफ्टर डेथ के ऊपर ये लोग विश्वास करते होंगे, तभी किंग्स के साथ जब उनकी डेथ हो जाती थी तो इस तरीके के मटेरियल्स वो उनके साथ बरी करते थे। ठीक है, तो आई होप आप बात समझ गए, पूरा का पूरा चैप्टर क्लियर है आप लोगों को, बहुत आसान चैप्टर था। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो देख लेते हैं, है ना, जो बहुत बेसिक से क्वेश्चन रहेंगे इस चैप्टर के, कुछ प्रीलिम्स के एमसीक्यूज और कुछ मेंस के क्वेश्चन। ठीक है, मेंस के क्वेश्चन आप लोग लिखना ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन लेके आया हूँ कि विद रेफरेंस टू द अर्बन प्लानिंग ऑफ हरप्पन सिटीज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, हरप्पन सिटीज की जो अर्बन प्लानिंग है उसके रिगार्डिंग में आपको ये क्वेश्चन देखने हैं।
Harappan cities were typically divided into two parts, smaller but higher citadel to the west and larger but lower town to the east. ठीक है, ये बिल्कुल सही है, क्लियर है ना, मतलब करेक्ट स्टेटमेंट है. सिटी ऑफ धौलावीरा वॉज यूनिक एज इट वॉज डिवाइडेड इंटू 3 डिस्टिंक्ट पार्ट्स, ईच सराउंडेड बाय मैसिव स्टोन वॉल्स. ये बात भी सही है. ठीक है, ज्यादातर शहर जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड थे, सिटाडेल और लोअर टाउन, लेकिन धौलावीरा का एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है कि धौलावीरा 3 पार्ट्स में डिवाइडेड था. ये ध्यान रखिएगा, करेक्ट है. इसके बाद इंटरलॉकिंग ब्रिक पैटर्न्स का यूज किया जाता था ताकि जो सिटी वॉल्स है उनकी स्ट्रेंथ को इंश्योर किया जा सके. दिस इज ऑल्सो वेरी करेक्ट, मैंने आपको इमेज में भी दिखाया था, याद होगा आपको. और ये कहा गया है कि ड्रेनेज सिस्टम जो है वो भी प्लान्ड थे सच दैट कि हाउस के ड्रेन्स जो है, जो घरों से आने वाली नालियां थी, उनको स्ट्रीट ड्रेन्स में कनेक्ट किया गया था और वो फिर बाद में जो लार्जर मेन डैम्स है वहां तक ड्रेन्स तक जाती थी. ये भी बिल्कुल करेक्ट है. तो आंसर विल बी ऑप्शन डी. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड देयर प्रोबेबल सोर्सेज फॉर द हरप्पन सिविलाइजेशन. हरप्पन सिविलाइजेशन में जो रॉ मटेरियल्स यूज होता था वो कहाँ से आता था, उनके सोर्स क्या थे. जैसे कॉपर है, प्रेजेंट डे राजस्थान और ओमान से आता था, बिल्कुल सही है. टिन जो है वो प्रेजेंट डे अफगानिस्तान ईरान से आता था, ये भी सही है. गोल्ड जो है वो आज के कर्नाटक से आता था, बिल्कुल सही है. और प्रीशियस स्टोन जो है वो आज के गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से आते थे. दिस इज ऑल्सो वेरी करेक्ट. तो ऑल 4 पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड. इसके बाद एक और क्वेश्चन अगर हम देखें, लोथल को लेकर क्वेश्चन दिया गया है. हरप्पन साइट ऑफ लोथल. लोथल याद रखिएगा वही शहर है जहां पर डॉकयार्ड मिला है ना. तो इट इज सिचुएटेड नियर अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द साबरमती इन गुजरात क्लोज टू द गल्फ ऑफ खंबात. दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट. सेकंड लिखा गया है कि ये इंपॉर्टेंट सेंटर था फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम स्टोन, शेल्स एंड मेटल. यस, दिस इज ऑल्सो करेक्ट. इट फ्यूचर्ड अ ह्यूज टैंक दैट लाइकली सर्व्ड एज अ डॉकयार्ड फॉर बोट्स एंड शिप्स. यस, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, मैंने आपको इमेज में भी दिखाया. और आर्कियोलॉजिस्ट ने जो है यहाँ पर इस तरीके की बिल्डिंग डिस्कवर की है जो कि प्रोबेबली बीड मेकिंग के लिए क्या रही होगी, वर्कशॉप, क्योंकि वहां पर इससे संबंधित कई सारी चीजें मिली हैं. ठीक है ना, अनफिनिश्ड बीड्स मिले हैं, बीड बनाने के टूल्स मिले हैं, फिनिश्ड बीड्स मिली हैं, ये सारी चीजें. तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट. सो द आंसर इज अगेन ऑप्शन डी. ठीक है, उसके बाद कुछ मेंस के क्वेश्चन हो सकते हैं इस तरीके के कि हरप्पन सिविलाइजेशन वाज कैरेक्टराइज्ड बाय अ हाई डिग्री ऑफ सिविक सेंस एंड सोफिस्टिकेटेड अर्बन प्लानिंग. ठीक है, यहाँ के लोगों का जो सिविक सेंस था वो काफ़ी अच्छा था और यहाँ की अर्बन प्लानिंग भी काफ़ी सोफिस्टिकेटेड थी. इस स्टेटमेंट को आपको एलोबरेट करना है विद स्पेशल रेफरेंस टू देयर ड्रेनेज सिस्टम्स एंड रेसिडेंशियल स्ट्रक्चर्स, कि किस तरीके का ड्रेनेज सिस्टम था, किस तरीके के रेसिडेंशियल स्ट्रक्चर्स थे, उसके ऊपर एम्फोसाइज करते हुए आपको इस स्टेटमेंट को एलोबरेट करना है. ठीक है, 150 वर्ड्स 10 मार्क्स में आप इसको लिखने का ट्राई कर सकते हैं. इसके बाद अगर हम बात करें कि हरप्पन ट्रेड और क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन का नेचर कैसा था वो डिस्कस करना है. हाउ डिड द अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स इन्फ्लुएंस देयर इकोनॉमिक एक्टिविटीज. ठीक है, कि किस तरीके का जो मटेरियल रॉ मटेरियल्स की अवेलेबिलिटी थी वो इनकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को प्रभावित या इन्फ्लुएंस करती है. अगेन 150 वर्ड्स एंड 10 मार्क्स, आप इसको भी ट्राई कर सकते हैं. ठीक है, चलिए, तो ये पूरा का पूरा चैप्टर हमारा जो है हमने 3 पार्ट्स में कवर कर लिया और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों के लिए मैंने कोशिश की कि जितना इंटरेस्टिंग हम इन चीज़ों को बना सकें वो हमने बनाया है. मैं अभी आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन से ओवरलोड नहीं करना चाहता क्योंकि अभी हम लोग क्लास 6 में हैं. अगर सारी चीज़ें हम लोग अभी पढ़ेंगे तो फिर धीमे धीमे जब आगे के क्लासेस में चलेंगे तो फिर क्या होगा, है ना. इसीलिए हम लोग अभी बस जस्ट अपनी जर्नी को स्टार्ट किए हैं और जो बहुत बेसिक्स हैं उससे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं. ठीक है, तो आई होप आप इस बात को समझेंगे और अप्रिशिएट भी करेंगे और अगर कुछ भी आपको लगे फीडबैक देने आप चाहें तो वो भी आप मुझे ज़रूर दे सकते हैं. तो चलिए, इस सेशन में इतना ही. अगले सेशन से हम लोग चैप्टर 4 जो है उसको स्टार्ट करेंगे जिसमें बेसिकली हम लोग वेदास के बारे में बात करेंगे, है ना. तो अगर आपको ये PDF नोट्स की ज़रूरत है तो आप हमारी वेबसाइट okul.co पर जा सकते हैं और वहाँ से आपको PDF नोट्स मिल जाएंगे या हमारे ऐप से भी ले सकते हैं. चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें. बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके. और अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो लाइक ज़रूर करें और कोई भी आपका फीडबैक है तो वो भी मुझे ज़रूर बताएं. तो चलिए, इस सेशन में इतना ही. अगले सेशन के साथ फिर से होगी मुलाकात. तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखें. प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ. थैंक यू. हैव अ नाइस डे. बाय बाय.